देखिए, हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर, यही पढ़ रहे थे ना। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है जी? अर्ध चालक। ठीक बात है। हम तीन तरह के पदार्थ का नाम सुनते हैं। एक को बोलते हैं चालक, एक को बोलते हैं अचालक, या इसी को बोलते हैं कुचालक। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और तीसरा आपको ये दिख रहा है, जिसको सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। चालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। कुचालक को क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ये है कंडक्टर, ये है इंसुलेटर, और ये है। यही तीन पदार्थ के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। और ये किससे संबंधित चीज है? ये जो तीन पदार्थ है, ऐसे तो पदार्थ हम पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस। यहां पे पदार्थ बोल रहे हैं कि चालक, कुचालक और। तो किससे संबंधित बात बोला जा रहा है? आवेश के प्रवाह। आवेश का प्रवाह चालक में होता है, अचालक में नहीं होता है, अर्धचालक में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम विद्युत धारा में पढ़े थे, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे कि विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है? अचालक या कुचालक में। अब हमको क्या समझना है? अगर ये तीनों का आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि तीनों पदार्थ क्या होता है, इसमें आवेश का प्रवाह होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, आखिर ऐसा क्या है हो रहा है? पदार्थ सब कुछ किससे मिलके बना है? जितना भी पदार्थ है सब किससे मिलके बना है? एटम किससे मिलके बना है? सही बात है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता है तो क्या बन जाता है? एटम से एटम मिलता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है? पदार्थ, मैटर या सबस्टांस। यानी कि जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, उस सब तो बना है एटम से। आई सब एटम बना है। यानी कि चालक में, अचालक में, अर्धचालक में, इस सब में ही तीनों मौजूद होगा। पक्का बात है। अब किसी में आवेश का प्रवाह, प्रवाह कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश किस पर है? प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन प्रवाहित कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। धन आवेश प्रवाह। कारण कि धन आवेश परमाणु के नाभिक में रहता है। धन आवेश कहां रहता है? तो नाभिक से निकाल के प्रवाहित करवाना मुश्किल काम है, तो उसको काम हम नहीं करवाएंगे। नाभिक से उसको हम नहीं निकालेंगे। हम अपना काम किससे कर लेते हैं? जो काम धन आवेश कर सकता है वही काम। तो जो काम आसान रहेगा वही ना करेंगे। आसान कौन है? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि पदार्थ तीन प्रकार का है, तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, लेकिन किसी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है, किसी में किसी में थोड़ा बहुत होता है। इसी के आधार पर नामकरण किया गया कि जिसमें आसानी से हो जाए चालक है, जिसमें नहीं हो जिसमें तनी मानी हो। क्या समझ में आया इतना बात? अब हमारा चैप्टर है अर्धचालक। चैप्टर का नाम है क्या है? अर्धचालक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्धचालक कहते किसको हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि अर्धचालक कहते किसको हैं। तो अर्धचालक नाम है क्या? देखो तो, सेमी। सेमी मने आधा, कंडक्टर मने चालक, मतलब हो गया आधा चालक। सेमी मने आधा, कंडक्टर मने, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? और आधा चालक को क्या हम अर्धचालक नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि अर्धचालक का मतलब होता आधा चालक। तो बताओ, आधा चालक हो गया तो आधा कौन सी बचा? कुचालक। यानी कि हम बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक कहते हैं। कोई बोले कि जैसे कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम अर्धचालक में रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। किसको बोल सकते हैं? कोई पूछे कि सिलिकॉन जर्मेनियम का बताओ वैलेंसी कितना होता है, हम बोलेंगे वैलेंसी 4 होता है। संयोजकता, वैलेंसी मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? तो कि बाहरी कक्षा में तो कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम अर्धचालक कहा नहीं कहते हैं। तो उसको हम अर्धचालक नहीं कहेंगे, उसका जवाब बाद में देंगे। फिलहाल आप समझिए, ग्रुप 14 कौन सा? ग्रुप 14 का जो भी एलिमेंट होता है उस सब का वैलेंसी कितना होता है?
लेकिन सब अर्धचालक में नहीं आता है। कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु है। वैलेंसी 4 है लेकिन फिर भी वो चालक में नहीं आता है, कुचालक में आता है। किसमें आता है? तो आपको दो नाम कम से कम याद रखना है। किसका किसका? सिलिकॉन और ये किसमें आता है? अर्धचालक। इसका संयोजकता कितना होता है? अब इसको क्या बोलेगा? सीधा सीधा पूछ दे, अगर 2 नंबर का सवाल आएगा कि अर्धचालक को परिभाषित करें तो क्या बोलोगे? कि अर्धचालक वैसे पदार्थ को बोलेंगे जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम अर्धचालक कहेंगे। थोड़ा और बात आगे करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जो आवेशों के प्रवाह को नियंत्रण करता है। क्या चालक के पास ऐसा कोई नियंत्रण है? नहीं है। अगर कोई आपके पास चालक रहेगा, जैसे ये मान लो कि तार है, कौन सी है? तार में बहुत सारा, अगर तुम इसको बैटरी से जोड़ दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रह गया, कुछ फ्लो कर गया? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अर्धचालक में ऐसा हो सकता है। अर्धचालक में कंट्रोलिंग पावर है। अर्धचालक में, अर्धचालक विशेष है, स्पेशल है। स्पेशल इसको बनाता कौन है? नियंत्रण। ये आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो कि चालक नहीं कर पाता है, जो कि चालक नहीं कर पाता। आगे हम समझेंगे कि नियंत्रण आखिर होता कैसा है। अगर हम परिभाषा का बात करें तो क्या परिभाषा आपको क्लियर है? अर्धचालक वैसे पदार्थ है जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है। क्या कहलाता है? अगला पॉइंट में हम क्या समझेंगे कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जो आवेशों के प्रवाह को नियंत्रण करते हैं। हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में आवेश का प्रवाह नियंत्रित रूप से कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ था? हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में आवेशों का प्रवाह नियंत्रित रूप से होता है। क्या होता है? नियंत्रित रूप से होता है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। ये हो गया परिभाषा। इसके बाद देखिए अर्धचालक के बारे में एक और पॉइंट है। क्या से लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब यंत्र का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डिवाइस मतलब क्या होता है? अर्धचालक यंत्र आवेशों को हमेशा किसी खास प्रोसेस द्वारा नियंत्रित रूप से प्रवाहित करता है। वो प्रोसेस क्या है वो आगे आएगा। अभी आपको समझना है कि अर्धचालक में आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि नियंत्रण कैसे होगा। तो नियंत्रण करने के लिए कुछ खास प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम आवेश को नियंत्रित करके उसको हम प्रवाहित करवा सकते हैं। ठीक बात है? आगे क्या लिखा हुआ है? ज्यादातर विद्युतीय यंत्र में सेमीकंडक्टर का प्रयोग, जितने भी आसपास अपने देख रहे हैं विद्युतीय यंत्र, वो ज्यादातर में किसका प्रयोग हो रहा है? जैसे कोई पूछे तो जैसे में मोबाइल फोन सबसे कॉमन जो हर आदमी के जेब में आजकल आ गया है, मोबाइल। कंप्यूटर, कौन सा? कंप्यूटर। एलईडी का नाम आप सुन रहे हैं, सोलर का नाम सुन रहे हैं। जितना भी सब चीज आपको दिख रहा है, इस सब में किस पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर। तो आपको यहां से ये क्लियर हो रहा है ना कि इसका मतलब बहुत स्पेशल है। अगर ये नहीं रहता तो ये सब नहीं होने वाला था। जो हम काम अभी कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। वो अंदर जो मदरबोर्ड का प्लेट है वो कौन सी का बना हुआ है? कंप्यूटर का मदरबोर्ड सुना होगा, कौन सी का बना हुआ है? मोबाइल फोन का मदरबोर्ड सुना होगा, सब सेमीकंडक्टर का बना होगा। अगर बताओ सेमीकंडक्टर नहीं होता तो क्या ये सब बन सकता था? नहीं बन सकता था। फिलहाल तो यही मान सकते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है, अर्धचालक जो पदार्थ है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं इसके प्रकार पे। देखो यहां पे लिखा हुआ है मटेरियल। क्या लिखा हुआ है? पदार्थ के बारे में, जो अभी ऊपर आपको बताए थे। पदार्थ के प्रकार का भी बताए। मटेरियल का मतलब है पदार्थ, मटेरियल का मतलब। तब पदार्थ हमको 3 तरह का समझना है। कौन कौन? तीनों के बारे में भी बात की। चालक किसको कहेगा? जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह, उसको क्या बोलना? जिसमें नहीं होता है। और जिसमें तनी मानी होता है, तनी मानी का मतलब चालक जैसा नहीं होगा, इससे कम होगा, चालक से कम होगा। क्लियर हो गया? तब पदार्थ के प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ। अब इस सब को अगर समझना है तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? परमाणु को ऊर्जा बैंड। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? परमाणु का ऊर्जा बैंड।
नीचे क्या लिखा हुआ है? परमाणु का ऊर्जा बैंड डायग्राम का मतलब स्थितिज ऊर्जा से होता है। परमाणु का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए बोर्ड पे समझिए। ये क्या कह रहा है उसको हम समझाते हैं। क्या ये परमाणु हो गया? बीच वाला को क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? आई चारों तरफ को क्या कहते हैं? कक्षा, सेल। और सेल में क्या होता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है कि स्थिर रहता है? घूमते रहता है। अगर कोई कण या कोई वस्तु अगर वृत्ताकार गति कर रहा है, कौन सा गति कर रहा है? तब बताओ सेंटर की तरफ एक बल चाहिए कि नहीं? यहां पे सेंटर की तरफ जो बल लग रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल या इलेक्ट्रिक बल। ये प्लस, ये माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण हो रहा है। ये चल रहा है इधर, बोलो चल रहा है इधर। अगर ये इधर चल रहा है, वृत्ताकार गति हो गया। वृत्ताकार गति हमेशा त्वरित गति होता है। वृत्ताकार गति हमेशा, इसका जो वेग होगा, वेग का मान नियत होगा, लेकिन दिशा तो बदल रहा है ना। दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाएगा। दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्तीय गति हमेशा। त्वरित गति के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानकारी आपके पास है तो त्वरित गति जो भी कण करता है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? तो इसमें अपकेंद्रीय बल कहां लगेगा? अभिकेंद्रीय बल कहां लग रहा है? अगर इसका वेग का परिमाण नियत, इसका मतलब दोनों बल बराबर होगा। अगर दोनों बल बराबर कर लें तो यहां से बताइए एफ ई, इधर से क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। एफ ई किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल। बताओ ये दोनों बल बराबर होगा कि नहीं होगा? आई भी वेग से आराम से घूमते रहेगा। अरे घूमते रहेगा। अब समझना है क्या हमको? स्थितिज ऊर्जा। क्या समझना है? बताओ, स्थितिज ऊर्जा का नाम सुना है? अगर आपके पास दो गो आवेश है, Q1 और दोनों के बीच का दूरी R, कोई पूछे कि बताओ इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? K Q1 Q2 बटा, यही ना होता है। यहां पे बताइए नाभिक पे आवेश है, किसी ना किसी परमाणु का नाभिक होगा। हम मान लेते हैं परमाणु पे के नाभिक पे आवेश कितना है? Ze। ई काहे लिखे हैं? काहे कि इसके अंदर P है। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है? आप बताओ, किसी भी परमाणु में P और E का संख्या बराबर होता है जी। जितना P उतने। तब बताओ इस पे धन आवेश है, तो धन आवेश है, ये दोनों पे आवेश बराबर होता है कि नहीं होता है? एक पर एक पर परिमाण तो इक्वल होता है। कोई पूछे कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यही आवेश प्रोटॉन का भी है, यही आवेश इलेक्ट्रॉन का भी है। तो आवेश का परिमाण तो दोनों जगह बराबर होगा, जितना P उतने। नाभिक में कौन है? P है। कोई पूछे कितना P होगा? परमाणु संख्या के बराबर। परमाणु संख्या अगर Z है तो Z में कितना से गुना कर दें कि इसका चार्ज निकल जाएगा? तो E से कर सकते हैं। क्या ZE को ZP भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते थे। ये P लिखो चाहे E लिखो, कोई अंतर है? काहे कि दोनों पे आवेश। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या मान लिए कि नाभिक पे आवेश कितना है? बोलो Z इंटू E। नाभिक पर आवेश कितना है? Z इंटू। आज कक्षा में कौन घूम रहा है? तब बताओ आवेश दो को हो गया, दोनों के बीच का कुछ दूरी है, मान लेते हैं कितना? जैसे यहां पे तुम देखा कि दो को आवेश है Q1 और कितना दूरी पर है, तो स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? क्या यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं होगा? अगर हम बोले कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ स्थितिज ऊर्जा कितना है, तो कितना बोलेगा? एगो प्लस है एगो, तो जब प्लस माइनस रहे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? तो यही वाला काम यहां पे करना है। अगर प्लस और माइनस तो फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बटा R। K Q1 Q2 करो बटा, बोलो सही है? कोई दिक्कत? स्थितिज ऊर्जा यही ना होगा। आप देखो ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा R के साथ कैसे है? इनवर्सली। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा कि समानुपाती? उल्टा ना है जी। अगर हम बोले कि R का मान बढ़ा रहे हैं, R का मान, तो ऊर्जा का मान घटेगा। साथ में देखो कौची लगल है? बताओ निगेटिव में कोई चीज घट रहा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? सब कुछ क्लियर है? क्या आपको इतना बात समझ में आया कि एक नाभिक अगर कोई परमाणु है, इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो नाभिक के आकर्षण के वजह से इसका एक स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? कोई पूछे कितना मान होगा, तो कितना मान लीजिए इसका
आई कितना है, ई कितना हो जाएगा के जेड बटा आर, इसका दूरी है। बोलो कोई दिक्कत है? यहां पे क्या दिख रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन है? ये सब कांस्टेंट चीज है, के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट। जेड परमाणु संख्या है, परमाणु बदलेंगे तभी जेड बदलेगा। अभी जेड का वैल्यू जो भी परमाणु लिए होंगे नियत रहेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और आर क्या है, दूरी है। बताओ इसमें कक्षा एक होता है कि बहुत सारा? अगर कक्षा बदलेगा तो दूरी भी, और दूरी बदलेगा तो ऊर्जा भी। पक्का बात है। संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध है? अगर इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये चल क्या रहा है, तो आप यहां पे देखिए नीचे, देखो दिख रहा है, ये क्या है, कक्षा। ये क्या है, कितना है इसका आवेश, इधर कितना है, बताओ कितना ऊर्जा होगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा आर बढ़ाएगा ऊर्जा। क्या सच में घट रहा है? बढ़ रहा है। काहे कि क्या लगा हुआ है? सही है सब कुछ। आगे देखिए, इसको समझना है। ये पढ़े थे हम लोग। देखिए कभी भी ऊर्जा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, अगर हम इसको नाभिक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको ऊर्जा मान लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे बनता। और नाभिक बताओ कक्षा गोल होता है तो ये दोनों तरफ बनता, लेकिन यहां पे लगा हुआ है माइनस। क्या लगा हुआ है? इसलिए ग्राफ सीधा उल्टा हो जाएगा। तो सीधा उल्टा ऐसे चल जाएगा। देखो तो इसने बनल है, दिख रहा है। बीच में किसको मान लिए हैं? पोजीशन ऑफ, मतलब नाभिक का स्थान है, ये नाभिक का। अब नाभिक के चारों तरफ कक्षा होता है, नाभिक के, तो तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, चारों तरफ जा सकते हो। इसके सबसे नजदीक वाला कक्षा क्या लिए? 1s। इधर भी क्या होगा? 1s। इधर क्या लिए? इधर भी क्या होगा? इधर क्या लिए? इधर भी क्या होगा? इधर क्या लिए? इधर भी क्या होगा? इधर क्या लिए? क्या सही समझ में आ रहा है? अगर ये नाभिक है, अगर ये, तो ये पहला कक्षा, ई दूसरा, ई तीसरा, आगे बढ़ते जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? 1s, इसको 2s, इसको 3s, 2p, 2p। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। बताओ जैसे जैसे हम ऑर्बिटल का संख्या आगे बढ़ा रहे हैं, क्या नाभिक से दूरी नहीं बढ़ रहा है? दिख रहा है? ये है कुछ, ये है कुछ, ये है कुछ, दूरी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको बात? अब देखो ऊर्जा का ग्राफ, मान लो 1s का कुछ ऊर्जा रहा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? ऊर्जा कैसा था? स्थितिज ऊर्जा माइनस में था ना? कितना वैल्यू लिखे थे? माइनस। तो नेगेटिव नहीं दिख रहा है तुमको? तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर के नीचे? इस पे किसको लिया गया है? तो बताओ ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जाना भी चाहिए, कोई दिक्कत? 1s का ऊर्जा देखें हम, तो 1s का ऊर्जा देखो, ये जा रहा है, इधर से भी यही जा रहा है, दोनों को मिला दिए, एक लाइन मिला। इसको बोलेंगे कि E1s, मतलब 1s का ही ऊर्जा का लेवल है। 1s का माने 1s में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से यहां तक आराम से जा सकता है। इसका ऊर्जा यहां से यहां तक है। क्लियर बात है? इसको बोलते हैं एनर्जी रे डायग्राम। क्या बोलते हैं? अगर कोई नाभिक है, ई पहला सेल है, 1s है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, क्या ऊर्जा इसका बदल रहा है? क्या दूरी बदल रहा है? दूरी बदल रहा है। क्या आवेश बदल रहा है? ना दूरी बदला ना आवेश बदला, तो ऊर्जा कैसे बदलेगा? तो इसलिए देखो 1s का जो ऊर्जा है, एक लाइन आया, क्या आया? आई लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1s का ऊर्जा नियत है, ऊर्जा का 1s का ऊर्जा नियत है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब फिर से ध्यान दो इधर, इस पे किसको लिए थे? इधर 1s है, ये लाइन आ रहा है। आपको इसका मतलब क्या समझना है? कि ये इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक फ्री है घूमने के लिए। तब बताओ अभी क्या बताया कि नाभिक है, ये कक्षा है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है कि नहीं घूमता है? क्या उसका ऊर्जा बदलता है? बदल रहा है उसका ऊर्जा। क्या इसी तरह से 2s का भी होगा? बोलो जल्दी। देखो एक लाइन मिला, इसका ऊर्जा का जो वेरिएशन है थोड़ा ज्यादा है, क्या कि कक्षा बड़ा है। तो देखो लाइनवा बढ़ गया, कोई दिक्कत? और ऊपर जाएंगे तीसरा कक्षा में, दिख रहा है लाइनवा बढ़ते जा रहा है। माने जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का क्षेत्र है वो बढ़ेगा। ये तुमको दिख रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है।
जैसे जैसे तो नाभिक से दूर जा रहे हैं, कक्षा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, और ऊपर जाएंगे और बड़ा होगा। क्या ये ग्राफ में क्लियर दिख रहा है? ये एक परमाणु के अंदर का बात हुआ। किसके अंदर का बात हुआ? अब एक परमाणु के अंदर का बात समझो। इधर जो भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये सब बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये अपने कक्षा में ही घूमने के लिए फ्री है। क्या ये कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चलाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहां का ऊर्जा देखो अलग है, यहां का ऊर्जा। तो जब ऊर्जा अलग है तो ऊर्जा का अंतरण हो गया जी, अपने से कैसे जाएगा? जब तक ऊर्जा लेंगे नहीं, जब तक ऊर्जा देंगे नहीं, तब तक ये अपने कक्षा से निकलने वाला नहीं है। यानी कि 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहीं से यहां तक जा सकता है, यहां से यहां। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड मने बंधा हुआ, बाउंडेड मने। क्या ये क्लियर हुआ? अब देखो इधर समझो, अगर यहां पे हम बोले कि एक से ज्यादा अगर परमाणु रहेगा, क्या रहेगा? जैसे देखो इधर बोर्ड पे एक परमाणु ही है, इसके जस्ट बगल में एक और परमाणु बना दें, ठीक बात है? बता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, और भी कक्षा बना सकते थे, बस इतने से समझ लीजिए। आप हमको ये बताइए कि इस नाभिक का प्रभाव क्या इस पे नहीं पड़ेगा? क्या इस नाभिक का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा? पक्का है कि पड़ेगा। अब जब पड़ेगा तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको समझना है। तो देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है? एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड एटम, मतलब दो गो एटम है, नजदीक है। क्लोजली स्पेस का मतलब क्या होता है? नजदीक है। क्या दिख रहा है? दो गो एटम का स्ट्रक्चर है, इसका ग्राफ बनाया गया है। ये पहला नाभिक है, ये दूसरा नाभिक है, बोलो सही है? इसका देखो अपना ग्राफ बना, इसका अपना ग्राफ बना। क्या ये दोनों का ग्राफ कहीं पे कटा है? देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? पक्का है? यहां पे देखो, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, ये है 3s, सब में दोनों में है। क्या यहां वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है? नहीं जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन पे अपना नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, दूसरे का आकर्षण, क्योंकि अपने नाभिक के नजदीक है। दूसरा भी देखेंगे तो यहां भी क्या दिख रहा है कि इसका आकर्षण ज्यादा है, इसका आकर्षण होगा लेकिन कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, क्या देखो तो ऊर्जा का लेवल एक पॉइंट पे आके मिल गया है दोनों का। देखो ये ध्यान देने वाला बात है, जिस पॉइंट पे ऊर्जा का लेवल मिल जाता है, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन है पहला एटम का, किसका है? इसका भी ऊर्जा लेवल मिल गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन वहां यहां नहीं जा सकता है? जा सकता है। क्लियर हो रहा है क्या? तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कट जाए, इलेक्ट्रॉन पूरा लैटिस में घूमने के लिए फ्री हो जाता है। जिस से देखो ऊपर में ऐसी से डैश डैश मॉडल है, इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु के ऊपर जो भी लाइन खींचेगा सब एक दूसरा में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैप्ड रीजन। मतलब क्या हुआ कि यहां पे ऊर्जा स्तर एक दूसरे से मिल रहा है। अगर ऊर्जा स्तर एक दूसरे से मिल गया तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसमें, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसमें घूमने के लिए फ्री है। अगर हम बोले कि हमारे पास एक पदार्थ है, एगो कोई टुकड़ा है कोई पदार्थ का, इसमें यही चल रहा है, तो बताओ अगर यही चल रहा है तो सब अगर एटम नजदीक नजदीक है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस सब में घूमने के लिए फ्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परमाणु के अंदर जब ऊर्जा का लेवल मिल जाता है, ऊर्जा का लेवल परमाणु के अंदर नहीं, पदार्थ के अंदर। किसके अंदर? पदार्थ के अंदर जब परमाणु का ऊर्जा स्तर मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन पूरा लैटिस में, पूरा पदार्थ में घूमने के लिए फ्री हो जाता है। पदार्थ के अंदर का वैसा क्षेत्र क्या कहलाता है? चालन बैंड। क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ का वैसा क्षेत्र। ध्यान रखना, ठोस ये इंपॉर्टेंट है। चालन बैंड किसे कहते हैं? डायरेक्ट आ जाएगा। तो चालन बैंड किसको कहेंगे? ठोस पदार्थ का वैसा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? ये कब आएगा? जब ठोस पदार्थ में परमाणु एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक रहेगा। नजदीक नजदीक रहेगा, एनर्जी का लेवल मिल जाएगा। एनर्जी का लेवल मिल गया, घूमने के लिए फ्री हो गया। क्या ये समझ में आया बात? अब सुनो, जो हम अभी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे पदार्थ का। देखो दिख रहा नाम, चालक, अचालक और ये तीनों के अंदर जब जाके देखोगे ना पदार्थ के अंदर, तो इसमें क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री है। इसमें तनी मनी, इसमें क्या है? तनी मनी का मतलब
थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री होता है, सब इलेक्ट्रॉन। अब यही आधार पे इसका नाम दिया गया है, जो ये स्ट्रक्चर अभी नीचे समझा है वही आधार पे इसका परिभाषा दिया गया कि चालक किसको कहेगा, चालक किसको कहेगा बोलो, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में घूमने के लिए पाया जाता है तो क्या है, यानी कि चालक में एनर्जी का लेवल मिलता होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन फ्री घूम सकता है। अचालक में नहीं मिल पाता है, अर्धचालक में तनी मानी मिल पाता होगा तभी ऐसा हो रहा है। चलिए, क्या यहां तक क्लियर है? हम इसको आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं कि आप इसको आराम से जाके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना मन कर सकता है देख सकते हैं। इसको जितना बार देखोगे उतने दिमाग में सेट होगा, ठीक है। इस चीज को सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख के नोट्स बना सकते हैं, और सब कुछ लिखा हुआ है ना, देख के आप नोट्स बना सकते हैं। आज समझना है तो आपको समझा रहे, रिकॉर्ड कर दे रहे, आपको जितना मन करेगा उतना बार देख के चीजों को समझिएगा, ठीक है। आज जितना बढ़िया समझोगे एग्जाम में उतना बढ़िया लिखाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो इधर कौन लिखल है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड, मतलब ऊर्जा डायग्राम है, ऊर्जा बैंड डायग्राम है, ठीक है। आज सॉलिड, सॉलिड माने ठोस पदार्थ किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें परमाणु एक दूसरे से एकदम सटा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है। अगर दूरी थोड़ा ज्यादा रहेगा लिक्विड और थोड़ा और ज्यादा रहेगा तो हम किसका बात कर रहे हैं। तो ठोस का मतलब तुमको क्या समझना है कि सब नजदीक है कि दूर है, ये दोनों के बीच का दूरी कम है कि ज्यादा है, कम है। क्या समझ में आया? अगर बताओ दूरी कम रहेगा क्या, चलो इसका ग्राफ देख लो पहले। ग्राफ इसमें नहीं दिखाया गया है, हम ग्राफ इधर बगल में दिखाते हैं ठोस पदार्थ में। देखिए तो ऐसे रहेगा, ये पहला नाभिक और बहुत सारा रहेगा। बताओ ग्राफ बनाएंगे, सबका ग्राफ एक दूसरे पे से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो जल्दी। कटेगा। देखो ये कट गया, इसके ऊपर में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ये सब क्या है, फ्री करेगा। अब बताओ इस सब इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सबका ऊर्जा एक निश्चित है नहीं, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन मान लो, मान लेते, समझिएगा बात को, हम मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका वाला था, ये चौथा नाभिक है, किसका है, तो चौथा परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है। क्या इस इलेक्ट्रॉन पे इसका प्रभाव नहीं है, क्या इसका नहीं है, क्या इसका नहीं है, तो चारों का प्रभाव है। इस चारों का अगर प्रभाव रहेगा तो इसका कोई नियत ऊर्जा हम नहीं बोल सकते। नियत ऊर्जा कब बोलेंगे, यहां वाला, यहां वाला, यहां वाला। इसका बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव केवल किसका है, खुद के नाभिक का, क्या दूसरा वाला रहेगा। अगर दूसरे का प्रभाव नहीं है तो इसका ऊर्जा नियत है, लेकिन अगर दूसरा का प्रभाव है तो ऊर्जा नियत नहीं रहेगा। क्या ये चीज समझ गए? अब यही चीज यहां पे दिखाया गया, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सही बात है। ठोस पदार्थ में जितना भी परमाणु रहता है एक निश्चित स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ जी। ठोस का परमाणु ऐसे उड़ रहा है गैस जैसा कि बंधा हुआ है, तो एक निश्चित लैटिस स्ट्रक्चर में बंधा होता है, जिनका ऊर्जा बैंड इस प्रकार दिखाया जा सकता है। देखिए कंडक्शन बैंड अभी बताए थे, चालन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या बोले, वैसा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, वैसा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त अवस्था में घूम सकता है पूरे लैटिस में, तो उसकी इस क्षेत्र का नाम क्या है, ये भी अभी आपको बताए। अब देख सकते हैं आगे, देखिए ये ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। ई जो दिख रहा है ना, दोनों दो ग्राफ है, दो डायग्राम दिख रहा है आपको। ई बताया गया है, इसका मतलब है एक परमाणु, इसका मतलब क्या है। आई जो दिखाया गया है ये है ठोस का, तो ठोस में एक परमाणु होगा कि बहुत सारा। देखिए अगर एक परमाणु है तब पहला है 1s, दूसरा है 2s, तीसरा है, इस सब का एक लाइन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, इसका मतलब है कि इसका ऊर्जा फिक्स है, इसका ऊर्जा फिक्स है, इसका ऊर्जा, सब का ऊर्जा फिक्स है। अगर एक परमाणु है, आप ग्राफ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देखिए तो एक परमाणु का है, ऊर्जा फिक्स है कि नहीं है। क्या इसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बदल जाएगा, क्या इसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यही चीज यहां पे दिखाया गया है कि अगर आपके पास एक परमाणु है तो एक परमाणु में ऊर्जा जो होता है वो फिक्स होता है, क्या होता है। लेकिन अगर ठोस का बात करें
तो ठोस परमाणु में अगर ठोस वस्तु में अगर देखा जाए तो जो पहला परमाणु पहला कक्षा होगा, जैसे ये दो परमाणु हम दिखाए, ठीक है, तो पहला कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इस पे ज्यादा प्रभाव दूसरा का नहीं पड़ने वाला है, काहे कि अपने नाभिक से बहुत नजदीक है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसके नाभिक का प्रभाव पड़ने लगेगा। तो देखो पहला जो लाइन है वो सीधा ही है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे इससे ऊपर गए बॉक्स बन गया। ये बॉक्स तुमको क्या बता रहा है कि एक लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक इसका ऊर्जा बदलेगा, वेरी करता है। इसके और ऊपर गए और बड़ा बॉक्स बन गया, मतलब इसका ऊर्जा का वेरिएशन और ज्यादा होगा। और ऊपर जाए, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देख रहा है बॉक्स बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि नाभिक से जैसे जैसे दूर जाइएगा आप, इस इलेक्ट्रॉन पे अगल बगल के नाभिक का प्रभाव ज्यादा होगा। अगर अगल बगल का प्रभाव ज्यादा होगा तो ऊर्जा का वेरिएशन भी, अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसका ऊर्जा अगर हम दिखाएंगे तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे कि ऊर्जा बैंड है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी रे डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बोलेंगे? ये जो बॉक्स बनता है उसको बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया क्या? क्या आपको समझ में आया कि एक परमाणु में ऊर्जा कैसे दिखाते हैं और सॉलिड में कैसे दिखाते हैं? क्लियर है यहां तक? एक बार बैटरिया चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। समझ में आ रहा सबको? चलो देखो तब आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? संयोजकता बैंड। देखो संयोजकता बैंड किसको कहेंगे? संयोजकता बैंड तथा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जी कि संयोजकता बैंड किसको कहते हैं, फर्मी ऊर्जा किसको कहते हैं, 2 नंबर में सवाल आएगा। तो आपको समझाते रह बोलते जा रहे हैं कि देखो कौन कौन सवाल पूछा जा सकता है। आपको परिभाषा लिखना है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते ना है, अगर एगो परमाणु है ऐसे से कक्षा बनल है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि सोडियम एग्जांपल, तो सोडियम में बताओ क्या लिखता है? 6 4 10 1 11 हो गया। बताओ बाहरी कक्षा कौन है? संयोजकता कितना बोलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसी को संयोजकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता, अगर 1 है तो संयोजकता, अगर 2 है तो संयोजकता। कोई दिक्कत? तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तथा इस कक्षा को क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे संयोजी बैंड के बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ठोस पदार्थों में जिस महत्तम बैंड, बैंड किसको कहते थे? अभी बैंड, नींद आ रहा सुहानी? ठोस पदार्थों में जिस महत्तम बैंड, देखो अभी ऊर्जा बैंड तुमको अभी दिखाए थे हम, देखो तो दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? बैंड डायग्राम। क्या लिखता है? ठोस पदार्थों में जिस महत्तम बैंड, महत्तम बैंड का मतलब सबसे टॉप मोस्ट बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंस। वैलेंस बैंड का मतलब संयोजी बैंड। आपको यही ना पढ़ना था? आपको क्या पढ़ा रहे थे? संयोजकता बैंड तथा संयोजकता बैंड को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड किसको कहते पहले आप समझो। तो वैलेंस बैंड समझने से पहले आप समझ लो क्या? वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लो। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, उस कक्षा का नाम, बाह्यतम कक्षा का नाम। टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट का मतलब उच्च ऊर्जा बैंड। कौन सा बैंड? उच्च ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको क्या बोलेगा? वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड बोला जाएगा। क्या यही लिखा हुआ है? ठोस पदार्थों में जिस महत्तम
बैंड, ऊर्जा बैंड यहां पे लिख लो। जिस महत्तम ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अब यहां से डायग्राम देखिए, आगे देखिए एक और लिखा हुआ है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी लेवल किसको कहेंगे? ये कौन सी लिखल है? 0 केल्विन, ओ नहीं लिखल है, ओके मत पढ़ लेना। 0 केल्विन क्या लिखा हुआ है? 0 केल्विन टेम्परेचर, माने 0 केल्विन तापमान पे बात हो रहा है। 0 केल्विन तापमान पर जिस महत्तम ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं उसे, अब इसको डायग्राम से समझिए तो आपको समझ में बेहतर आएगा। देखिए तो यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, 6 4 10 1, 11 को है, कितना है? 6 4 10 1, मतलब ये सोडियम है, मतलब ये कौन है? देखिए सोडियम में दूसरा एस में कितना मैक्सिमम रह सकता है? एस में, पी में रह सकता है ना, तो हम बोलेंगे सब फुलफिल है, ये सब क्या है? फुलफिल है। आई 3s में कितना है? तो फुलफिल कहलाएगा कि हाफ फील्ड है? हाफ फील्ड है। यहां पे देखिए ये जो बना है ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं कि संयोजी बैंड, संयोजी नहीं, इसको बोलिए आप चालन बैंड है। क्या बोलिए? चालन बैंड, ऊपरे वाला को जिसको कंडक्शन बैंड कहे। देखिए तो सबसे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर या ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह तो इसी में है, लेकिन आधा है। कैसा है? तो इसको हम बोलेंगे क्या है? वैलेंस बैंड है। क्या बोलेंगे इसको? अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बताओ है कि नहीं है? हम बोले कि सबसे उच्च ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पावल जा रहा है, तो यही वाला ना है, यही वाला ना है। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन पावल जा रहा है जो बैंड बन रहा है उसको क्या बोल देना? तुम इसको ऐसे भी समझो, हम एक जनरल सा एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है? हम बोले कि यहां तक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, आई खाली है, ठीक है? तो सबसे ऊपर जो खाली दिख रहा है इसको क्या बोल देना तुम? चालन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल कहां तक भरा हुआ है? यहां तक। तो क्या बता रहे हैं? उच्च ऊर्जा बैंड, उच्च ऊर्जा जहां तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, बैंड का बात कर रहे हैं हम। उच्च ऊर्जा बैंड, बैंड दिख रहा है? बैंड, सबसे ऊपर वाला बैंड बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तीसरा, तो इसका नाम क्या दे देना? वैलेंस बैंड। इसमें ये इसके ऊपर बैंड है लेकिन इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको चालन बैंड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ गया बात? कभी कभी क्या होता है कि दोनों मिल जाता है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, यहां पे चालन बैंड और वैलेंस बैंड मिल गया है, मतलब वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी है। समझ में आ रहा है? तो जहां तक उच्च ऊर्जा बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर जो रहेगा, क्या क्लियर बात हो रहा है? कुछ पदार्थ में क्या बोल रहे हैं कि चालन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे में, जिसमें ही दोनों मिल जाएगा ना ये चालक होगा, जिसमें ही दोनों मिल जाएगा, और जिसमें नहीं मिलेगा वो या तो अचालक होगा या तो अर्धचालक होगा, या तो अचालक या तो, आज जिसमें मिल गया चालक होगा। तो सोडियम बताओ, सोडियम धातु ना होता है जी, और धातु क्या होता है? चालक ना होता है। इसलिए क्या दिख रहा है कि वैलेंस बैंड कहां घुसा हुआ है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी है, तो इलेक्ट्रॉन आप बताओ मूव करने के लिए फ्री है कि नहीं है? अब फ्री हो गया तो चालक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या समझ में आया मेरा बात? अब देखो फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर ध्यान रखना, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा बैंड नहीं, उच्च ऊर्जा बैंड का नाम आएगा वैलेंस बैंड। उच्च ऊर्जा बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वैलेंस बैंड, उच्च ऊर्जा स्तर जहां तक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बताओ क्या यही वाला लाइन है? यही वाला स्तर है जहां तक इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके ऊपर है? तो इस ऊर्जा लेवल को क्या बोलेंगे हम? क्या क्लियर हो गया? ये सब डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है, ठीक है, चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, संयोजी कक्षा क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सब बेसिक बात है कि आपको समझ आ रहा है। आप क्या करना, इसको पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप अपने हाथ से नोट्स बनाना, ठीक बात है? सब कुछ रिकॉर्डिंग है, वीडियो पॉज करो, आप देखो, अपने नोट्स लिखो। जब तक तुम अपने हाथ से लिखेगा नहीं दिमाग में बात नहीं बैठेगा। अब बार बार पढ़ना तो बार बार वीडियो ही देखेगा कि कॉपियों से देखेगा, तो एक बार लिखना भी जरूरी है, ठीक बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मेटल का दिखाया ही गया था, मैं भी आपको बताया था ना कि जिसमें मिल गया वो मेटल है, ठीक है? लिखल है
बैंड स्ट्रक्चर इन आई किसका बना हुआ है? तो सोडियम धातु होता है, ये दिख रहा है आपको। देखिए कंडक्शन बैंड तो अभी पहले भी बता दिए। द ओवरलैप्ड रीजन ऑफ कॉमन ऑर्बिटल, कॉमन ऑर्बिटल अगर मिल गया तो किस में मिलेगा? चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, ठोस पदार्थ में परमाणुओं के समान ऊर्जा स्तर एक क्षेत्र में एक दूसरे से, उस क्षेत्र को, कुछ मुश्किल है क्या? अगर दिमाग से काम कर रहे हो सब कुछ आसान लगेगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है सब कुछ भारी हो जाएगा। हाँ बोलो। अरे चालन है, संचालन क्या होता है? चालन होता है। कौन सा बैंड है? चालन बैंड। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन आता है, यहां पे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक को परिभाषित करें। ये 5 नंबर का सवाल है। अर्धचालक को परिभाषित करेंगे। देखो सवाल बहुत सिंपल है, चालक, अचालक, अर्धचालक का परिभाषा पूछा है नहीं जी, परिभाषा ने पूछा है, लेकिन क्या जोड़ दिया? ये नहीं पढ़ के जाता है, ये देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद कि ऊर्जा बड़ी का होता है। चालक तो सुने थे भाई, अचालक भी सुने थे, अर्धचालक भी सुने थे, ई का होता है। तो क्या आपको भी नया लगेगा? क्या आपको समझ आ रहा है? अब ऊर्जा बैंड के आधार पे तीनों को परिभाषा लिख दो, डायग्राम बना दो, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। सवाल बोर्ड में आ चुका है तो आगे भी आ सकता है, ठीक बात है। हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहले किसको परिभाषित कर रहे हैं? मेटल माने, धातु माने चालक, धातु माने क्या लेके चल रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजक, संयोजक नहीं संयोजी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब संचालन बैंड नहीं, कौन सा बैंड? चालन बैंड में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? चालन बैंड में पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? देखो यहां पे फोटो देखो, ये नीचे वाला क्या है? ऊपरे वाला क्या है? कंडक्शन बैंड। क्या चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिख रहा है? ई देखो, ई वाला दिख रहा है, यानी कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चल गया? अब इस क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये घूमने के लिए, अब फ्री अगर हो गया तो चालक नहीं कहेंगे उसको, कोई दिक्कत हुआ? तो ये परिभाषा लिख दो, क्या लिखेगा? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मिल गया क्या कहलाएगा? फोटो दिखा दो, संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों को मिक्स करवा दो। हाँ, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें दिखना चाहिए तो क्या कहला जाएगा? क्लियर है? अगला देखो क्या लिखा हुआ है? बैंड स्ट्रक्चर इन नॉन मेटल है। नॉन मेटल माने अधातु या अचालक। नॉन मेटल बोल रहे हैं मतलब अचालक का बात हम कर रहे हैं, तो अचालक का परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ है? यदि वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? जब वैलेंस बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो क्या बताओ, वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा? और जब तक चालन बैंड में नहीं जाएगा चलेगा कैसे? चालन बैंड का मतलब चले वाला, चालन बैंड का मतलब, तो अगर वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो देखिए नहीं करते हैं। और यदि कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर होता है, देखो यहां फोटो, ये दिख रहा है दिख रहा है तुमको? देखो इधर, ये सबसे उच्चतम ऊर्जा बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, क्या कहते थे उसको? देखो बैंड नहीं सुनाई दे रहा है, उच्च ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वैलेंस बैंड, उच्च ऊर्जा स्तर जहां तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
तो क्लियर तो है। तो देखिए सबसे उच्च ऊर्जा बैंड कौन दिख रहा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन है, यही वाला ना है। इसके ऊपर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसमें लाइन खींचल है मतलब इलेक्ट्रॉन भरल है, आ खाली है मतलब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहलाया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, क्या कहलाया, क्या लिखा हुआ था देखो, यदि तथा एक दूसरे को नहीं करते हैं और यदि कंडक्शन में फर्मी ऊर्जा स्तर के, फर्मी ऊर्जा स्तर ये वाला होगा, बोलो महत्तम ऊर्जा स्तर यही ना है, तब फर्मी ऊर्जा स्तर के ऊपर है कि नहीं कंडक्शन बैंड, यही ना लिखा हुआ है। तो कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, एनटीपी का मतलब समझ में आया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड मतलब साधारण ताप और दाब पर नहीं पाया जाता है। साधारण ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, अब बताओ जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्या आवेश का प्रवाह होगा, नहीं होगा। अब बताओ आवेश का प्रवाह जिसमें नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अचालक, या तो कुचालक बन गया। तो तुमको डायग्राम याद रखना, डायग्राम याद रहेगा काम हो जाएगा। वैसा पदार्थ जिसमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड मिल जाए चालक, जिसमें ना मिले अचालक। ध्यान रखना एक बात और कि इसमें जो फर्मी ऊर्जा लेवल से कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा का, उसको कौन चीज से लिखते हैं, डेल्टा ईजी। कोई पूछे कि डेल्टा ईजी का है जी, तो डेल्टा ईजी को बोलते हैं फर्मी ऊर्जा अंतर, फर्मी ऊर्जा अंतर, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे फर्मी एनर्जी गैप, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या क्लियर है यहां तक, सही है। जिसमें कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड मिल जाए, जिसमें ना मिले अचालक। दिख रहा, मिल रहा है क्या, देखिए यहां पे फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर, और ये क्या है चालन बैंड, ये दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर होगा, कोई चीज लिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसका जो मान होता है ना ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, किसके लिए, अचालक के लिए। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देगा कि बताओ अचालक पदार्थ में डेल्टा ईजी का मान कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या समझ में आया, चलिए अगला पे बात करते हैं। देखो डेल्टा ईजी के बारे में लिख दिया गया है, फर्मी एनर्जी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, या आप यहां पे देख लो एक बार, देखिए इलेक्ट्रॉन यहीं तक था, यहां वाला इलेक्ट्रॉनों को यहां पे भेजना है तो इतना ऊर्जा देगा तब ना जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्मी ऊर्जा स्तर से कहां पे भेजना है, जितना ऊर्जा देने का जरूरत है वही क्या कहलाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फर्मी एनर्जी गैप, या फर्मी ऊर्जा अंतर। ठीक बात है। या तुम ऐसे नहीं बोलना चाहता है तो ये भी बोल सकता है कि फर्मी एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वही क्या है, डेल्टा ईजी है, फर्मी ऊर्जा गैप है। सही है, ज्यादा तेजी नहीं ना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए आप अगला कौन आ गया, सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होगा, चालक समझ गए, कुचालक समझ गए। चालक में मिल जाएगा, कुचालक में अलग रहेगा, कितना से अलग रहेगा, या उससे ज्यादा से रहेगा। देखो ये भी सेम है चीज है कुचालक जैसा, बस अंतर थोड़ा कम रहता है। क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर कंडक्टर के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, कंडक्टर की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, चालक। किसके जैसा होता है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर कंडक्शन के जैसा होता है, तो नहीं, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हाँ कुचालक के जैसा होता है, इंसुलेटर के जैसा होता है। ठीक बात है, किसके जैसा होता है, कुचालक के जैसा होता है। लेकिन इसमें फर्मी एनर्जी गैप, समझ में आया, उसमें कितना था
इसमें 5 नहीं होगा, उससे कम होगा। क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? फर्मी ऊर्जा गैप का अंतर कितना है, से कम, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसको याद रखना है कि अचालक में, अर्धचालक में, अचालक में ओवरलैप है। अब भुलाएगा यही मेन पॉइंट है, ये याद रह गया, लिखा जाएगा। ठीक बात है। होता है जैसे क्या लिखा है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन पर इसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। जो इतना ऊर्जा है ना, इस साधारण ताप पे इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। साधारण ताप पे इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो निकल के कहां भाग जाएगा, तो चालक जैसा व्यवहार करेगा ना। देखिए आगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साधारण ताप पे उतना ऊर्जा मिल जाएगा। क्या तापमान कम रहेगा तब वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है, नोट करके। लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर मतलब अचालक या, हाँ, अगर तापमान तुम सेमीकंडक्टर को फ्रिज में डाल दिया तब वो चालक नहीं बनेगा, क्योंकि तापमान कम गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा चाहिए था उसको, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन में नहीं जा पाएगा, तो कैसे चालक बनेगा। क्या समझ में आया? तो यही लिखा गया है कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा काम करेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएगा चालकता बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएगा चालकता बढ़ेगा। बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। देखो डायग्राम, क्या ये कुचालक जैसा नहीं है? बताओ, महत्तम इलेक्ट्रॉन मतलब महत्तम ऊर्जा बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन है, यही ना है? तो इसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, महत्तम ऊर्जा स्तर ही है। ये एरो गलत मारा हुआ, ये है, तो इसको क्या बोलेगा, फर्मी एनर्जी। अब बताओ, इससे ऊपर कितना एक कंडक्शन बैंड है, ऊर्जा का अंतर कितना है? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, साधारण ताप पर इतना ऊर्जा इसको मिल जाएगा, तो यहां से निकल के कहां चल जाएगा? बताओ, साधारण ताप पर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो चालक जैसा करेगा कि नहीं? अब क्या उसके जैसा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, चालक जैसा नहीं। चालक में दोनों मिला रहता है, तो इसका बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहां मिलता है, लेकिन अर्धचालक में ऐसा रहेगा, लेकिन संख्या कम रहेगा, तो इसका चालकता भी कम रहेगा। कोई पूछे कि शुद्ध अर्धचालक है, क्या वो चालक जैसा व्यवहार कर सकता है? बोलेंगे हाँ कर सकता है। क्या बढ़िया चालक जैसा व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता है, बढ़िया चालक नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, सब के सब नहीं जा पाएगा। क्या क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना? अब देखिए, यहां पे समझाया गया है कि अर्धचालक में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ये डायग्राम से समझाया गया है। इसको क्या मान रहे हैं हम, इसको क्या मान रहे हैं हम? इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, हैं? तो इसको क्या बोलेगा, फर्मी ऊर्जा स्तर उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है। कहां होता है? तो उच्चतम ऊर्जा स्तर ही ना है, तो इसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। साधारण ताप पर ऊर्जा का गैप कितना था, कौजी से लिखते हैं, का मान। तब बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चल गया? ध्यान देना, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाएगा उतना क्या बनाएगा, होल बनाएगा। ये होल क्या होता है? तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन क्या लेके गया, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, तो छोड़ेगा क्या? तो कोई बोले कि होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उतने क्या बनाएगा, होल बनाएगा। होल कैसा होगा? बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ है, यहां पे होल बना हुआ है। होल किसमें बनता है, इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है? अगर इस पदार्थ को बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? तब बताओ, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, मतलब बैटरी का 2 टर्मिनल दिखाया गया, एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ। अगर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जोड़ दिया जाए, बताओ इसके अंदर में जो मुक्त आवेश है क्या वो घूम नहीं जाएगा? ये बताओ, यहां से यहां तक जाने के लिए फ्री है, तुम इसको बाहर से ऊर्जा दे दिया बैटरी जोड़ के, तो ये फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, लो से। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट किधर जाएगा, विपरीत। तो देखिए, ये करंट क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आई का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण करंट। आप विद्युत धारा पढ़े ना है जी? देखो तो इधर ये बैटरी है प्लस, और स्विच को ऑन करेगा, धारा का प्रवाह इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर नहीं होगा।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होता है? धारा प्रवाहित होता है। दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट। अब इसके बारे में भी सोचो, होल के बारे में भी। होल कैसा चार्ज है? तब पॉजिटिव करने जाएगा माइनस की तरफ, तो ये किधर जा रहा है? इधर। किधर जा रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट इधर गया, होल के कारण भी करंट इधर गया। इसको हम लिख देंगे करंट ड्यू टू होल। क्या लिख देंगे? तो कोई तुमसे पूछेगा, सवाल पूछेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि अर्धचालक में धारा का प्रवाह कौन करवाता है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, कि दोनों मिलके? तो दिख रहा है ना, दोनों मिलके करवा रहा है। क्या समझ में आ रहा बात? तो अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है? उसका जिम्मेवार कौन है? इलेक्ट्रॉन और होल। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन होल सच में होता है क्या? नहीं। इस समझने के लिए हम सीख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया जा रहा है। सच में खोजने जाओगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो सेमीकंडक्टर में आवेश का प्रवाह, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? दो चीज के कारण। पहला और दूसरा। क्या समझ में आया? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, आई प्लस। आई का मतलब इलेक्ट्रॉन का धारा, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। आई एच मतलब सब कुछ सही है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सही बात है। इसके बाद क्या पढ़ना है? 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मतलब अर्धचालक के प्रकार। इसका मतलब क्या है? अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अर्धचालक, पहला का नाम है नैज अर्धचालक, इसी को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। नैज अर्धचालक, या हाँ देखो इस सब में भी बच्चा फंस जाता है एग्जाम में। यहां पे पढ़ के गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक लिख के दे दिया, अब वो सोच रहा ई का है। हाँ तो जब भी कभी फंसो ना एग्जाम में वैसा, तो पहले किसको पकड़ो? अंग्रेजी वाला टर्म। हो सकता है कि हिंदी में ना समझ में आ रहा तो अंग्रेजी वाला समझ में आ जाएगा, आई समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। तो नैज का मतलब भी क्या होता है? और दूसरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। एक अर्धचालक जो शुद्ध होता है और एक अर्धचालक अशुद्ध। और अशुद्ध तो आप बेहतर समझते हैं, जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है और जिसमें कुछ मिल गया है। तो बस बात उतने है। अगर सेमीकंडक्टर प्योर है, शुद्ध है, हम बोले कि सिलिकॉन का एगो टुकड़ा है, इसमें कुछ मिलावट, तो इसको क्या बोलेगा? जिसको और क्या बोल सकते हैं? इसी में कुछ मिला दिए, अशुद्ध हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो अर्धचालक के प्रकार के कौन कौन? शुद्ध और उसका और नाम क्या है? और अपद्रवी का मतलब वही है, मिलाया हुआ चीज। ठीक बात है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? देखिए पहला को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक का हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? साधारणतः पीरियोडिक टेबल के 14वां लिख लो। 14वां कौन सा? 14वां ग्रुप, जिसका वैलेंसी कितना होगा? 4। ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर माने तो जो 14वां ग्रुप का एलिमेंट है ना, साधारणतः उसी को क्या बोला जाता है कि शुद्ध अर्धचालक है। क्या सब नाम बताना? सिलिकॉन और कहा जाता है। जैसे में क्या लिखा हुआ है? काम खत्म। जिसका बैलेंसी 4 होगा 14वां ग्रुप वाला, उसी में आएगा। नाम दूगो याद रखो, सिलिकॉन और। आगे बात करते हैं। देखो ये याद रखना डाटा। सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का मान, डेल्टा Eg अभी बताए थे, फर्मी ऊर्जा लेवल चालन बैंड के बीच का ऊर्जा का क्या कहलाता है? कितना मान होता है? और डेल्टा Eg का मान किसके लिए? जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रहेगा? डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का मान फर्मी ऊर्जा गैप कितना होता है? जर्मेनियम के लिए कितना होता है? समझ में आ रहा है? किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? क्या किसमें कम ऊर्जा चाहिए? आसानी से ऊर्जा मिल जाएगा, चल जाएगा।
ठीक बात है, तो ऐसे जाएगा दोनों में, ठीक बात है, अच्छा से ज्यादा जाएगा इसमें, अच्छा से का मतलब ज्यादा संख्या में। ठोस अवस्था में इस प्रकार के तत्वों के सभी परमाणुओं में एक दूसरे के सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे सभी परमाणुओं का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये जो भी हम नाम बोल रहे हैं कि जिसका वैलेंसी 4 है, 4 गोला देता है, 4 गोला लेता है, न वो देगा न लेगा, दोनों साझेदारी करेगा। तो जिसका भी वैलेंसी 4 है वो कौन सा बंधन बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक। वो अपने चारों तरफ के एटम से बना के अपना ऑक्टेट को। तो देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए कि स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए इधर अगर बोले कि सिलिकॉन है, क्या है, तो इस सिलिकॉन में एक परमाणु है कि बहुत सारा परमाणु है। इस सब परमाणु अपने आसपास के परमाणु से सहसंयोजक बंधन बनाता है। देखो सिलिकॉन के पास के गो इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। के गो इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी के गो है, इसके पास भी के गो है, सबके पास 4 गो है। पक्का बात है? बताओ, ई एगो दू एगो ई दिया, 2 गो ले लिया, ई एगो दिया, 2 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है सब में। इस सब बताओ 8 को पूरा कर लिया। ई भी फिर अपना चारों तरफ करेगा, सबका ऑक्टेट पूरा रहेगा। सही बात है। ये किस में ऐसे होता है? वैलेंस बैंड में। कहां होता है? इसी में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाता है? चालन बैंड में। तो आपको याद रखना है क्या कि अर्धचालक में कहां पे जितना भी परमाणु रहेगा अर्धचालक का, सब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना के अष्टक पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? तो यह स्टेबल है, क्या है। अब इससे इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा ऊपर, तब बात को समझो। इधर देखो, इधर बोर्ड पे ध्यान देना। ई है, ई है, ये अंतर है। अगर ये सिलिकॉन है तो कितना का अंतर है? ये अंतर है। इसके अंदर सिलिकॉन बंधा हुआ है 4 को सिलिकॉन से। तब बताओ इलेक्ट्रॉन में बंधा हुआ ना चीज है जी, इसमें कैसे जाएगा? तो सुनिए, समझिएगा बात। साधारण ताप पर इतना ऊर्जा अपने आसपास होता है कि बॉन्ड को आराम से तोड़ सकता है। ये बॉन्ड तोड़ने में ऊर्जा लगता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लगता है? ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? कितना ऊर्जा का अंतर है बताओ? इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब यहां से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन चल गया यहां पे क्या बन जाएगा? क्या समझ में आया बात कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है? यही चीज यहां पे दिखाया गया है, दिख रहा है। वैलेंस बैंड में क्या है? सिलिकॉन कौन चीज से जुड़ा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड से। कौन चीज से जुड़ा हुआ है? सबका ऑक्टेट पूरा है। देखो इधर से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां चल गया, यहां पे क्या बनाया? यहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा, यहां से इलेक्ट्रॉन चल गया, क्या बनाया? क्या समझ में आ रहा है बात? इसमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसमें होल मिल गया, इधर बैटरी जोड़ो प्लस, इधर जोड़ो माइनस, क्या आवेश का प्रवाह नहीं हो जाएगा? क्या चालक बन गया? क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। प्योर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। क्लियर यहां तक? चलिए थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, 5 मिनट। चलो देखिए इधर, मार्कर देखो तो उधर छूट गया क्या? देखो देखो तो देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये समझ में आया कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसके वैलेंस बैंड में जो सिलिकॉन एटम होगा या जर्मेनियम एटम होगा, किससे जुड़ा रहेगा? कोवैलेंट बैंड से। सबका ऑक्टेट अपना अपना पूरा रहेगा। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में ताप के कारण इतना ऊर्जा मिल जाता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चल जाता है? तो वैलेंस बैंड में क्या पैदा हुआ? इसमें क्या पैदा हुआ? अगर इसको विभवांतर दे, आवेश का प्रवाह हो जाएगा। क्या चालक जैसा व्यवहार हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए तो, प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या बराबर होते हैं, जिसे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड है कि प्योर सेमीकंडक्टर, देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गया है,
जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतने होल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में, किसमें, शुद्ध अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके, इसी को बोला गया है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इसी को क्या बोला गया है, कोई मुश्किल काम है? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या समझ में आया कि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या और होल का संख्या बराबर होता है, और उसी को इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक माने शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनआई। एनआई का मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, संख्या। ठीक है, बस ये वाला चीज को आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है देखो तो, ठोस लैटिस को थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझा, तापीय साम्यावस्था में रखने के लिए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आकर फिर से बॉन्ड का निर्माण करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिससे ठोस लैटिस का ताप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या आपको बुझाया क्या लिखा हुआ है? नहीं बुझाया। देखिए इधर, ई क्या है, ई क्या है बताओ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो ऊर्जा लेके ना गया कि अपने चल गया? ये अपने सराउंडिंग से ही ऊर्जा लिया है, तब बॉन्ड टूटा है और तब इलेक्ट्रॉन यहां गया है। तब बताओ, ऊर्जा अगर कोई भी चीज ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो भी तापीय ऊर्जा, तो इसका जो भी लैटिस होगा, लैटिस, ये सब लैटिस के अंदर चल रहा है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर लगातार यही काम होते रहे तो लगातार टेम्परेचर, तो बताओ ये कब तक सही रह पाएगा टेम्परेचर, जो भी वस्तु है, कि खराब हो जाएगा? अगर लगातार ये ऐसे ही टेम्परेचर लेते रहे, तापमान लेते रहे, ऊर्जा लेते रहे, इलेक्ट्रॉन को भेजते रहे, तो इसका तापमान बहुत ज्यादा ना हो जाएगा जी। तो इसको तापमान बहुत ज्यादा करेंगे तो काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा, एक लिमिट के बाद खराब हो जाएगा ये। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां कंडक्शन बैंड में जाता है ना, ये कुछ समय के बाद अपने आप कहां चलाता है, वैलेंस बैंड में। यहां पे क्या मिलेगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन किसको खोजता है, होले के ना खोजेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो क्रिएट क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो फिर से बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड जब भी बनेगा तो ऊर्जा निकलेगा। तो बताओ ऊर्जा निकलेगा कितना, जितना लिया था, जितना लेके बॉन्ड टूट के गया था, जब वो वापस आएगा तो उतने ऊर्जा छोड़ देगा। तो जितना लिया उतना छोड़ दिया, क्या तापमान में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसलिए इसको बोले कि क्या, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। क्या समझ में आया? पक्का बात है। अगला क्लास में हम समझेंगे, इसी का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अभी बता दिया आपको कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, अब फिर से कहां आता है, तो जब नीचे से ऊपर गया वैलेंस बैंड से कहां गया, ई कौन है, ई कौन है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, तो इसको बोलना जनरेशन है, पैदा हुआ। जनरेशन मतलब, आज जब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां पे आके मिल जाएगा तो कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, दोबारा जुड़ गया। तो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गया? इसको खाली पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, प्योर सेमीकंडक्टर में थर्मल एजिटेशन एक वर्ड है। क्या वर्ड है? थर्मल एजिटेशन का मतलब होता वही तापीय ऊर्जा से है। थर्मल एजिटेशन के कारण लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन तथा पर यूनिट वॉल्यूम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन चलते रहता है। क्या चलते रहता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जिससे ताप, अभी समझा दिए थे ना, खत्म हो गया। अब इसके आगे हम अगला क्लास में बात करेंगे। ठीक बात है, पढ़ा दें? देखो ना, देख लो देखो क्या लिखा हुआ है। आदमी को ज्यादा काबिल नहीं बनना चाहिए, है ना जी। इन जनरेशन, इन जनरल लिखा हुआ है, इन जनरल लगभग 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम में मात्र, क्या ये सुना हुआ चीज है? अगर 10 के पावर 8 सिलिकॉन का परमाणु रहेगा ना, तब मात्र एगो बॉन्ड टूटेगा। एगो बॉन्ड टूटेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वैलेंस बैंड में क्या पैदा करेगा? तो यही चीज लिखा हुआ है
कि इन जनरल लगभग 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या बहुत कम होता है, जिसके कारण इसकी चालकता भी कम होता है। चालकता भी, क्या समझ में आ गया? और मैकेनिज्म है कंडक्शन बाय होल्स, पढ़ा दें? खत्म तो कर ही सकते हैं हम फिगर तक। चलो ठीक है, ये एक्सटेंसिक है, इसको अगला क्लास में लेंगे। फिगर समझ लीजिए। देखिए कंडक्शन बाय होल पहले भी बता चुके हैं, बस एक बार रिकॉल मार लो। ये कौन सा है? ये कौन सा है? दिख रहा है बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूटा, यहां पे क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां भी बॉन्ड तोड़ा दिखाया गया है। ये मान लिए हैं कि 10 के पावर 8 को सिलिकॉन एटम होगा, मान लिए हैं, है थोड़ी गिन के देगा 4 को है, लेकिन मान लेना है कि 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम में एगो टूटेगा। तो एगो इधर से तोड़ के दिखा दिए, एगो इधर से तोड़ के दिखा दिए। इधर क्या दिए? इधर क्या दिए? मैंने बैटरी जोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन ये नहीं आएगा, करंट इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, तो करंट ड्यू टू होल इधर, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों जुड़ गया, टोटल करंट मिल गया। तब प्योर सेमीकंडक्टर में यही करंट का फ्लो है। समझ में आया? अब अगला क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अब द्रव्य माने अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध पढ़ा दिए, अब क्या पढ़ना है? तो अगला क्लास में तैयार होके आइए। किसके लिए? आप क्या कीजिएगा, आप इसको घर पे जाके एक बार 2 स्पीड में, 1.5 स्पीड में करके दोबारा देख जाइएगा। हाँ, जो आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगला क्लास में आइएगा, सबसे पहले 10 मिनट आपसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आप जो पढ़ के आए हैं क्या आपको याद है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप ईमानदारी से करके आना, आपको मजा आएगा। ठीक बात है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।